सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आज है सेट नंबर 50। ठीक है, इससे पहले जितने सेट हैं उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जामिनेशन 2021, ठीक है, अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो जीएस का काफ़ी इस पे इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण रोल अदा रहेगा। ओके, तो आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके पीसीएस से आधारित हैं, यानी पीसीएस से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को वॉच करिएगा, पूरा कंप्लीट वॉच करिएगा, 2 या 3 बार जरूर देखिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। ओके फ्रेंड, सो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी स्थानीय निकायों का। अगर हम बात करें तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति के चुनाव कराए जाते हैं, जबकि स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचन के संचालन का निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जिसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसमें चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं होता, बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी बलवंत राय मेहता की बात हो रही है। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में, यानी 1956 में, ठीक है, 1957 में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट लगभग 1 वर्ष में केंद्र सरकार को प्रस्तुत की। इस समिति की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का श्री गणेश किया। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में तो सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ है राजस्थान में। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन 3, 2 अक्टूबर 1952 को। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कभी कभी डेट पूछता है तो 1952 आप याद कर लीजिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन सी, यानी सेवा क्षेत्र से। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया, किसने यानी रास्ता तैयार किया? ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, यानी पंचायती राज के संगठन का सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो तैयार हुआ 1952 में, उसने पंचायती राज के संगठन का एक रास्ता तैयार कर दिया, जिसे रखा गया आर्टिकल 40 में। ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में राज्य वित्त निगमों ने मुख्य रूप से जिनके विकास के लिए सहायता दी वे हैं डैश। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन 4, मध्यम व छोटे पैमाने के उद्योगों के। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? 79 क्वेश्चन। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी सिविल प्रशासन में। सभी को मालूम होगा, ठीक है। चलिए बताइए, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन डी, यानी कैगा नाभिकीय विद्युत उत्पादन केंद्र है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 पृष्ठों की एक किताब के पन्नों पर नंबर लगाने के लिए कितने अंक यानी डिजिट अपेक्षित हैं? देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो आपके कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे, सभी को मालूम होगा। सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, 79। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार में क्या होना चाहिए? यहाँ पे डायरेक्ट बात हो रही है फ्यूज तार के बारे में। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी
उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज वायर यानी एक तार का छोटा टुकड़ा होता है जो उच्च प्रतिरोध यानी हाई रेजिस्टेंस क्षमता और कम गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट वाले पदार्थ मटेरियल से मिलकर बना होता है। यही कारण कि जब इस तार से अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ओवर हीटिंग के कारण ये आसानी से पिघल जाता है और कनेक्शन कट जाता है, जिससे क्या है हानि जान माल की कम होती है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खोज मैरी क्यूरी के नाम से संबद्ध है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी रेडियो सक्रियता। मेरे भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे भी क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन हमने पीसीएस से लिए हुए हैं, ठीक है, जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी लाल प्रकाश में। अगर हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नीले प्रकाश में अधिक होती है, क्योंकि नीले प्रकाश में क्लोरोफिल अधिक प्रकाश का अवशोषण लगभग यानी 400 से 500 nm यानी तरंग दैर्ध्य जिसे वेवलेंथ कहते हैं ना, अवशोषित करता है। इसी प्रकार लाल प्रकाश वाले क्षेत्र में भी क्लोरोफिल अधिक प्रकाश का अवशोषण करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें अधिकतम होती है, तो होगा आपका लाल। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्राइट को किसके द्वारा नाइट्रेट में परिणत किया जाता है यानी बदल दिया जाता है? सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी नाइट्रोबैक्टर। ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोबैक्टर नाइट्रस के नाइट्रेट में अपचयन यानी ऑक्सीडेशन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। इसमें होता क्या कि इसी प्रक्रिया के कारण अमोनिया नाइट्रेट्स में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि संचित नाइट्राइट्स पौधे के लिए विष यानी टॉक्सिक के समान होता है, ठीक है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसे सीधा निर्वाचित किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी विधानसभा का सदस्य। विधानसभा का सदस्य यानी एमएलए का चुनाव सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी हम उसमें क्या है वोट देते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एमएलए, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, ये पूरा नाम है एमएलए का। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 ऑप्शन 1। चलिए बताइए फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी अमृतसर में स्वर्ण मंदिर यानी हरमिंदर साहिब को स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सिखों का यह प्रमुख गुरुद्वारा अमृतसर यानी पंजाब में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में सिखों के चौथे गुरु रामदास ने करवाया था, ये भी याद रखिएगा। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली 2 संख्याओं का जोड़ 45 है, दूसरी और तीसरी संख्या का जोड़ 55 है, तीसरी संख्या और पहली संख्या के 3 गुणा का जोड़ 90 हो तो बताएं कि तीसरी संख्या कितनी होगी। चलिए इसको सॉल्व करके आप लोग बताइएगा, इसका आंसर हम बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है कि हम पहली संख्या x को मान लेंगे, दूसरी संख्या 45 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक है। इसलिए तीसरी संख्या क्या होगी 55 माइनस 45 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा, जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी 20 आना चाहिए, ठीक है। आप लोग देखिए प्रैक्टिकल करके इसको। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है? क्वेश्चन नंबर 89 वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी कीमत तथा उत्पादन की बात हो रही है। देखिए पूर्ति फलन क्या है कि किसी वस्तु की पूर्ति तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। मान लीजिए किसी वस्तु की पूर्ति मुख्य रूप से फर्म के उद्देश्य, वस्तु की कीमत, आगतों की कीमतों, तकनीक, संबंधित वस्तुओं की कीमत, फर्मों की संख्या, उत्पादकों की संभावनाओं तथा सरकारी नीतियों पर निर्भर करती है, ठीक है। यहाँ तक सभी को मालूम होना चाहिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं?
तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी अत्यंत वस्तुएं। ठीक है, उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली हर वस्तु या फर्मों द्वारा निवेश की जाने वाली हर वस्तु को अत्यंत वस्तु कहते हैं। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु उसके बेटे की आयु से 30 गुणा है। 18 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुणा होगी। बताएं कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी होगी। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर मान सकते हैं। आदमी की उम्र x मान लीजिए, उसके पिता की उम्र क्या होगी 30x हो जाएगी। 18 वर्ष बाद क्या होगा 3 ब्रैकेट x प्लस 18 इक्वल टू 30x प्लस 18, उसके बाद आप निकाल लीजिए। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी 40 वर्ष आएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल करके आप लोग देखिएगा जरूर इसको। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो अब यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी मौद्रिक नीति। ठीक है, बैंक दर नीति, खुला बाजार, परिचालन और आदि नगद आरक्षित अनुपात की भिन्नता मौद्रिक नीति के साधन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है। 93 सो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी अरस्तु का पॉलिटिक्स नामक अपनी पुस्तक में अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उनके अनुसार किसी व्यक्ति से पहले समाज आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत लागत किसके बराबर होती है। देखिए ये सब पीसेस क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से पढ़िएगा। ओके, सो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4, मात्रा में परिवर्तन द्वारा विभाजित कुल लागत में परिवर्तन। ठीक है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में अंतर आता है उसे सीमांत लागत। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, जिसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, इसे प्राप्त करने हेतु मात्रा में परिवर्तन को लागत में परिवर्तन से हम क्या करते हैं विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित कर देते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाजारों के अत्यधिक स्वरूप कौन से हैं। 95 सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। बाजार के दो प्रमुख अत्यधिक स्वरूप होते हैं, एकाधिकार मोनोपोली एवं पूर्ण स्पर्धा परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण स्पर्धा में कई विक्रेता और खरीदार होते हैं, जबकि एकाधिकार में सिर्फ एक ही विक्रेता और खरीदार होते हैं। यहाँ तक सभी को मालूम होना चाहिए। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना नहीं। यहाँ पे बात हो रही है स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, यहाँ पे हो सकता है कि विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी अज्ञात, अभी तक पढ़ी ही नहीं गई। सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है। सिंधु लिपि की बात ही उसकी भाषा भी अज्ञात है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्वैभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्वैभाषिक लेख प्राप्त ही नहीं हुआ है फ्रेंड। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी रॉबेस्पियर की बात हो रही है। आतंक का राज फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत के बाद हुई हिंसा का एक दौर था जिसमें
प्रतिद्वंदी राजनीतिक गुटों के बीच संघर्ष हुआ था। ठीक है, रॉबेस्पियर नामक फ्रांसीसी वकील और राजनीतिक ने आतंक के शासनकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी यानी कर्नाटक। कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा और एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इस जलप्रपात को वराही नदी के पास बनाया गया। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निछालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 यानी लेटराइट। निछालन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो निछालन प्रक्रिया से अर्थ है मृदा में रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों का नीचे की परतों की ओर स्थानांतरण। समझ गए ना, सभी को अच्छे से आ गया बात। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी अपघर्षण की बात हो रही है। मशरूम चट्टान का निर्माण वायु के अपघर्षण प्रक्रिया द्वारा किया। ओके फ्रेंड, हाँ जी, अपघर्षण प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, यानी साधारणतः बालू धरातल से अधिक ऊंचाई तक नहीं उठ पाती है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी मिट्टी का। ओके, बिना मिट्टी के खेती करने का तरीका हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। समझ गए, जिसमें मिट्टी यूज नहीं होती। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूल राशि का 30% हो तो बताएं कि ये कितने वर्ष बाद मूल राशि के बराबर हो जाएगा? इसमें देखिए एक फार्मूला लगेगा, P गुणे R गुणे T बटे 100। ठीक है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके फ्रेंड, समझ गए ना? चलिए इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन बी होगा यानी 20 वर्ष। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी फंजाई की बात हो रही। देखिए फफूंद या कवक, फंजाई एक प्रकार के पौधे हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये जीवों का एक विशाल समुदाय है जिसे साधारणतया वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्ग के सदस्य पर्णहरित यानी क्लोरोफिल रहित होते हैं और इनमें प्रजनन यानी बीजाणुओं स्पोर द्वारा होता है। ठीक है, ये सभी सुकाए वनस्पतियां हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही बात? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी ऑप्शन 4 हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में बात हो रही है। देखिए समझिए, यहाँ पे हाइपोथैलेमस का संबंध क्या है कि शरीर की अंतःस्रावी व्यवस्था के साथ साथ मस्तिष्क के अन्य भागों से भी होता है। ये पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। मनुष्य के शरीर में हाइपोथैलेमस ताप नियंत्रक केंद्र है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन यानी 4 ऑप्शन डी यानी प्लीहा या तिल्ली पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है तथा रक्त का संचित भंडार भी है। ये रोग निरोधक तंत्र का एक भाग भी है। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, उपोष्ण उच्च दाब की कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं, यानी और किस नाम से उन्हें हम जानते हैं? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है फ्यूरियस, 50s, स्क्रिजीज, 6 और हॉर्स योम रोरिंग। चलिए
सो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट ऑप्शन निकल के आएगा, चलिए बताइएगा कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी, ठीक है, यानी ऑप्शन 3। यहाँ पे बात हो रही है हॉर्स लेटिट्यूड्स की, ठीक है। इसके बारे में किसे कहते हैं, अश्व अक्षांश भी कहते हैं इसे, समझ रहे हैं ना, थोड़ा से टफ नाम है इसलिए। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वपरागण का परिणाम क्या होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी अंतः प्रजनन की बात हो रही है। स्वपरागण के कारण अंतः प्रजनन होता है, जिससे प्रजनन अवसाद उत्पन्न होता है, ठीक है। संबंधित प्रजातियों के प्रजनन से इनके स्वास्थ्य और वृद्धि में कमी आती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विस्तृत पर्ल स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, यानी A1। हर स्प्रेडशीट में पंक्ति, रो और कॉलम होते हैं। स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठिका का पता A1 होता है, जो मुख्यतः एक पंक्ति होती है। सो फ्रेंड, जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए भैया, पेट एग्ज़ाम से इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे और ये पेट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, साथ में आपके अदर एग्ज़ाम में भी काम आएंगे, क्योंकि हमने इसको यूपी पीसीएस से डायरेक्ट उठाया है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।